नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा डिबेट शो हम तो पूछेंगे, वो शो जो बगैर ब्रेक के लगातार चलता है। हम आपको बताने वाले हैं आज खास तौर पर वो मामला जिसको लेकर देश में इस वक्त राजनीतिक तौर पर और धार्मिक तौर पर उबाल आया हुआ है। मामला है जब देश एक है तो एक कानून क्यों नहीं होना चाहिए। क्या इस बहाने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश पर समान नागरिक संहिता थोपने की कोशिश कर रही है? क्यों बीजेपी की सरकार इस चुनाव के वक्त में, जब उत्तर प्रदेश में और 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तब इस एजेंडे को आगे बढ़ाती प्रतीत हो रही है? क्या एक देश के, एक धर्म के, एक नागरिक के लिए अलग अलग कानून तय करेंगे? क्या आपको कैसे तलाक मिलना चाहिए, आपको शादी के बाद क्या होना चाहिए, तलाक की शर्तें क्या होनी चाहिए, हर धर्म हर मजहब के हिसाब से ये चीजें तय होंगी? क्यों नहीं इस देश के अंदर एक देश और एक कानून लागू हो सकता? क्यों इस पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है? क्या किसी भी देश के लिए संविधान से बड़ा धार्मिक ग्रंथ है? क्या गीता बड़ी है या भारत का संविधान बड़ा है? क्या कुरान बड़ी है या भारत का संविधान बड़ा है? यह डिबेट सालों साल से चला आ रहा है। इसी डिबेट को आगे बढ़ाया है, पहली बार हुआ इस 2.5 साल की मोदी सरकार की कार्यकाल में कि लगभग पूरा मुस्लिम समुदाय एक साथ एक मंच पर आया और लॉ कमीशन की वो जो कोशिश है कि इस देश में समान नागरिक संहिता को लेकर रायशुमारी हो, एक चर्चा शुरू हो, उसको खारिज किया, उसका विरोध किया, उसको बॉयकॉट का फैसला किया और सरकार पर सवाल खड़े किए कि आपकी मंशा, आपकी इंटेंशन ठीक नहीं है, आप बाकी मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। इसी मुद्दे पर बड़ी बहस, तमाम नुमाइंदे मेरे साथ होंगे, राजनीतिक नुमाइंदे खासतौर पर, क्योंकि ये देश राजनीति के बल पर ही आगे चल रहा है और राजनेता अपने हिसाब से इस चीज़ों का इंटरप्रिटेशन करते रहे हैं। तो एक देश का एक कानून क्यों ना हो, उस पर ये डेवलपमेंट और फिर तमाम बड़े चेहरों के साथ बड़ी बहस। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस। देश एक तो कानून अलग अलग क्यों? सारी बुनियाद इसकी पर है कि यहाँ की अक़लियतों को अपने पर्सनल लॉ पर चलने की इजाजत दी जाए या पूरे मुल्क में बसने वालों का एक लॉ है। मुल्क के अंदर तलाक का जो रेशियो है मुसलमानों में सबसे कम और हिंदुओं में सबसे ज्यादा। इस मुल्क में सारे इंसानों का रंग गधे की तरह का होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत कई मुस्लिम संगठन एक मंच पर थे। उनकी चिंता सिर्फ 3 तलाक पर सरकार की राय तक ही सीमित नहीं थी। वो चिंता में थे कि मोदी सरकार सभी के लिए एक समान कानून यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा रही है। असल में लॉ कमीशन ने एक फॉर्म जारी किया है जिसमें सभी के लिए एक समान कानून बनाने की बाबत राय मांगी गई है। सरकार की तरफ से इसमें कुछ सवाल पूछे गए हैं जो अलग अलग धर्मों के रीति रिवाजों, मान्यताओं और धार्मिक निर्देशों को संविधान के मुताबिक करने को लेकर है। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि असल में सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का मन बना चुकी है और जनता से सवाल सिर्फ दिखावा है। ये एक भ्रम फैलाया गया है कि तलाक मुसलमानों के यहाँ बहुत ज्यादा है, हर मुसलमान 4 बीवी करता है और 3 को तलाक दे दिया करता है। इसी के मद्देनजर लॉ कमीशन ने जनता से राय मांगी है। उसने अपनी वेबसाइट पर 16 सवाल दिए हैं जो पर्सनल लॉ पर आधारित हैं। मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि इन 16 सवालों में से 14 सवाल मुस्लिम पर्सनल लॉ पर ही है, जबकि हिंदू और ईसाई पर्सनल लॉ पर सिर्फ एक सवाल ही है। इसमें एक हेल्दी डिस्कशन, हेल्दी डिबेट होनी चाहिए और हेल्दी डिबेट और डिस्कशन के बाद क्या निकल के आता है देखा जाएगा। No one should take it as a communal agenda because it is not merely Hindu versus Muslim or Muslim versus Hindu. You know, we have personal laws, not one. मोदी सरकार जो हर चीज पर नाकाम साबित हो रही है, आप सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन करना चाह रहे हैं। हम अपनी पार्टी की तरफ से संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी इसका विरोध करें। पर्सनल लॉ एक ऐसा मामला है जिससे छेड़छाड़ की आशंका पर अल्पसंख्यक समुदाय में भय का माहौल बन जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये उनके धर्म से छेड़छाड़ की कोशिश है। यही वजह है कि ज्यादातर राजनीतिक दल भी सभी के लिए समान कानून के खिलाफ हैं।
लेकिन मोदी सरकार का कहना है कि वो कानून के मुताबिक काम कर रही है। अल्पसंख्यकों में सरकार के कदमों को लेकर शंकाओं के बीच हम तो पूछेंगे, क्या 3 तलाक जैसी परंपराओं को खत्म कर सबके लिए समान कानून बनना चाहिए? एक बार फिर हमारा आज का सवाल सुनिए, क्योंकि आपके एसएमएस के जवाबों का मुझे लगातार इंतजार रहेगा कि क्या 3 तलाक जैसी परंपराओं को खत्म कर समान कानून बनना चाहिए। अगर आपको लगता है हाँ तो HTP स्पेस देकर वाई लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए। अपने जवाब हमको 51818 पर एसएमएस करें। आप #HTP और #एक देश एक कानून के जरिए भी IBN खबर के ट्विटर हैंडल पर और IBN 7 के फेसबुक पेज पर अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। शो के दौरान आपकी राय भी हम जरूर दिखाएंगे। मेहमानों का परिचय, इस बड़े मुद्दे पे चर्चा के लिए जो खास पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, मैं बता दूं, बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी मेरे साथ हैं, कांग्रेस की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता प्रणब झा साहब मेरे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद शाहिद जी मेरे साथ हैं, संघ के विचारक प्रोफेसर राकेश सिन्हा हमारे साथ स्टूडियो में हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना असगर अली साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही कुछ ही देर में इस डिबेट में शिरकत करने वाले हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। जैसे ही वो जुड़ेंगे वो मैं आपको बताता हूं। शुरुआत करूंगा, सबसे पहले मैं अपने मेहमान असगर अली साहब के पास जाऊंगा। असगर अली साहब, मेरा सीधा सवाल आपसे, आपने संविधान की जानकारी होगी आपको, आप लोगों ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आज और सिरे से लॉ कमीशन की बातों को खारिज कर दिया। संविधान के आर्टिकल 44 में यह प्रावधान है, हम सब जानते हैं कि देश में एक वक्त ऐसा आना चाहिए जब सबके लिए समान कानून बने। क्या वो वक्त अभी नहीं आया है और क्यों नहीं आया है? असगर अली साहब। क्या फिर कहिए, आवाज आपकी साफ नहीं, मैं शुरू से कह रहा हूं। मैं शुरू से दोहराता हूं। असगर अली साहब सिर्फ इतना सुना रहा है। क्या हाँ, संविधान में आर्टिकल 44 के तहत यह प्रावधान है कि देश में जब वक्त हो तो समान कानून बने। आज आप लोगों ने विरोध किया, सुन रहे हैं ना मुझे? आज आप लोगों ने विरोध किया लॉ कमीशन की बातों का, उन 16 सवालों का क्यों विरोध किया? क्या वक्त नहीं आया है अभी? इन लोगों ने विरोध किया जी। देखिए, आप संविधान की बात कर रहे हैं, हमको जो बात सुनाई दी है उसमें आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्या वक्त नहीं आया कि जिसमें एक्सा सिविल कोड और सब एक्सा सिविल कोड के तहत रहें, और तो आप को वो संविधान का वो हिस्सा भी मालूम होगा जिसमें हर धर्म को और हर मसलक वाले को अपने धर्म पर अमल करने की आज़ादी दी गई है। बिल्कुल उसी में आगे है। आज कौन सी जरूरत आ गई जिसकी वजह से उस आर्टिकल और उस कानून से हट करके नए नए सोचे छोड़े जा रहे हैं, जबकि देश में मुख्तलिफ तरह की समस्याएं नहीं असगर अली साहब, वो मुख्तलिफ तरह की समस्याएं, मुख्तलिफ तरह की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो देश की सरकार और तय करेगी क्या क्या उसके सॉल्यूशंस है, और नहीं तय करेगी तो चुनावों में हार जाएगी, जैसे बीती सरकारें हारी अतीत में। मेरा सवाल बहुत सीधा सा है आपसे कि ऐसे वो हालात क्यों नहीं बने इन 70 सालों में कि हम एक बार चर्चा का दौर शुरू कर सके कि समान कानून संहिता क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों हालात नहीं बने? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? क्या 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 नहीं होना चाहिए? आपको आवाज नहीं आएगी। अब मेरे सवाल थोड़े टेढ़े हैं आपके लिए। आपने क्या कहा अभी? मेरे सवाल थोड़े टेढ़े हैं इसलिए आपको आवाज नहीं आएगी। मैं बता देता हूं। टेढ़े नहीं, आप नहीं, सवाल नहीं, हेलो, सवाल टेढ़े नहीं, टेढ़े से मेढ़े हैं। मैंने जो आपसे कहा है उसके बारे में बताइए आप कि क्या है, और फिर सवाल दोहराइए। अच्छा, जवाब आपको मिलेगा। अच्छा, चलिए मैं आगे आज आप मैं आता हूं आपके पास। प्रणब झा, मोहम्मद शाहिद, मैं आऊंगा राकेश जी और सुधांशु जी आपके पास। प्रणब झा, नहीं आ रही है। मैं कहूंगा अपनी टीम से कि आपकी आवाज का सॉल्यूशन करें। आपकी आवाज को हम ठीक कराते हैं। मैं इतना बेनिफिट ऑफ डाउट आपको देता हूं कि आपको आवाज नहीं आ रही होगी। प्रणब झा,
70 सालों में ये देश में हालात ऐसे क्यों नहीं बने कि आज हम समान नागरिक संहिता पर बात कर सकें? सुमित, मेरे ख्याल से ये प्रश्न करना गलत होगा कि ऐसे माहौल नहीं बने। हम और आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज के माहौल का कहना गलत होगा, पर आज अगर हम अपने स्टूडियो से, अपने घर से बाहर निकलकर सड़क पर आएँ और आम नागरिक से, एक मुसलमान व्यक्ति से जो मुसलमान धर्म का पालन करता है, उससे पूछें तो शायद महिलाओं को तो छोड़े, पुरुष भी इस बात को लेकर के सहमत है कि हाँ, समय आ गया है कि एक समान नागरिक संहिता जो है इस देश में होनी चाहिए। महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार होता है या सौतेला व्यवहार होता है, वो उसमें रुकावट होनी चाहिए। और इसमें जो है एक सब तरह का एक जो है इंक्लूसिव डायलॉग होना चाहिए, सहमति होनी चाहिए, और सब सहमति से ये प्रॉब्ली ये अगला जो है स्टेप होता है। दिक्कत ये हुई कि इस सरकार के आने के बाद जो एक माहौल है संदेह का, इस सरकार ने जो कुछ खोया है, जो सबसे बड़ा विश्वास खोया है, एक बहुत बड़े हिस्से का जो है विश्वास खोया है। और अगर वो कुछ करना चाहती है, वो अगर आम लोगों के हक में भी होगा तो लोग उसको शक की निगाह से मतलब आप ये कह रहे हैं मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार वक्त आ गया है, यूनिफॉर्म सिविल अंडरलाइन कोड होना चाहिए, लेकिन सरकार की टाइमिंग गलत है। सरकार की मंशा पर आप भी सवाल खड़े कर रहे हैं। टू बी प्रिसाइज, एक लाइन में बोल दिया। मैं ये कह रहा हूं, मैं आगे बढ़ता कह रहा था कि हालांकि नहीं, मैं ये कह रहा था कि मैंने इसमें ये जो जरूरी है अंडरलाइन करना वो ये कि हम फिर भी वेट करेंगे, इंतजार करेंगे कोर्ट के फैसले का कि न्यायपालिका इस बारे में मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, जरूरी बातों को पहले बोल दिया करिए क्योंकि सबके पास जाना है। मोहम्मद शाहिद साहब, सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए पर्सनल लॉ बोर्ड ने और तमाम इस्लामिक मुस्लिम संगठन ने, आप भी सवाल खड़े करेंगे, पर क्या आप एक देश एक कानून के विरोधी हैं? क्यों? 30 सेकेंड्स। सुमित जी, अगर जायज बातों पे सवाल खड़े किए जाएं तो कहां से वो गलत है, एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर आपने जो कॉमन सिविल कोड की बात करी, जो भारतीय जनता, आप उसका टाइम उसको देखिए कि इस देश में 3-4 जगह चुनाव होने जा रहा है, उसका भी एक बहुत बड़ा मतलब है। चुनाव तो इस देश में हर साल होता है सर, चुनाव तो इस देश में हर साल होता है। अभी बिहार का चुनाव हुआ, उसके पहले असम का चुनाव था। पहले कर लीजिए। कब कर लीजिए? उससे पहले कर लीजिए। कब कर लेते? उससे पहले कर लीजिए। कब कर लेते? नहीं, उससे नहीं, डिबेट आप मुझे बताइए ना कौन सी डेट अच्छी है? अभी सुनिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव खत्म होगा, गुजरात के चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी, गुजरात का चुनाव खत्म होगा, फिर महाराष्ट्र के चुनाव, मध्य प्रदेश के चुनाव आ जाएंगे। नहीं, गुजरात के समय पे चुनाव नहीं, गुजरात का जब चुनाव हो तो उस समय करिए बहस। आप नहीं करना चाहेंगे, ना ये भारतीय जनता पार्टी करना चाहेगी। बात क्या है, मैं वो कहना चाह रहा हूँ। एक सबसे बड़ा जो इशू है, जो संविधान में दंगा विरोधी कानून पर क्यों नहीं बहस होती है, उस पर क्यों नहीं बात होती है, उसको पारित कराने की क्यों नहीं बात होती है? कॉमन सिविल कोड से बड़ा है वो दंगा विरोधी कानून। इस देश में सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी आप बोल रहे हैं दंगा विरोधी कानून जरूरी है, मैं आपको बताऊं उत्तर प्रदेश में कितने दंगे हो चुके हैं। वो भी जरूर उत्तर प्रदेश में जब से आपकी सरकार है शाहिद साहब, सॉरी से हम खुद यूपी के निवासी हैं। जब से 2014, देखिए भाई सुमित जी, थोड़ा सा बोलने का मौका दीजिए। जरूरी नहीं है कि आपकी हर बात को जायज मानकर हम उस पर बहस न करें। अरे ऐसा नहीं है आपकी कोई। आप मुझे बताइए मोहम्मद शाहिद साहब, मैंने एक बार भी मेरे या मेरी टीम के किसी भी सदस्य ने आपसे कहा शाहिद साहब कि आज हम दंगा निरोधक कानून पर बात करेंगे? उसके लिए आपको बुलाया मैंने? नहीं कहा ना। आपने एक बात छेड़ी, मैंने उसका काउंटर दिया कि दंगे तो यूपी में हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि मैं क्या कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी अगर इस मुद्दे पर भी बहस कराती, मैं आपको नहीं कर रहा हूं, मैं तो इस सरकार की बात कर रहा हूं, केंद्र सरकार की। ठीक है, जो इस देश में एक कम्युनिटी को डरा धमका कर मैं शब्द का इस्तेमाल करूंगा, डरा धमका के आप 3 बार करिए, अंडरलाइन करिए उसको बार-बार। इस तरह के कानून पारित करने का आपका। और दूसरी चीज नहीं, राकेश जी और सुधांशु जी, मैं आपकी बात का जवाब ले लूं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो बात करी है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की उसकी बात को खारिज नहीं किया जा सकता। चलिए, मैं बिल्कुल सच है ये। शाहिद साहब, एक तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, स्वतंत्र भारत में, लोकतांत्रिक देश में, ना मुझे ना आपको, किसी संस्था को ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए कि हम लात जूते का भी प्रयोग करेंगे। यह सिविल वार की धमकी है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, आप अपने तर्कों को अखबारों में प्रकाशित कीजिए,
और देखिए आपकी बौद्धिकता पर मैं सवाल कर रहा हूं। अरे तर्क भी देते तो हमसे पूछ लेते, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को आप विरोध भी करना था, लात जूते की बात मत करते। अब मैं आता हूं, अब सुन लीजिए, आपने कहा कि दंगे पर बहस होनी चाहिए, यह बहस दंगे पर ही है, जेंडर राइट्स के ऊपर बहस है। 60 साल से जब हिंदू कोड बिल आया तब जानते हैं संविधान में राजकुमारी अमृता कौर एक सम्मानित सदस्य थी, उन्होंने कहा, संविधान सभा में कहा, जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल में से रखा जा रहा था, उन्होंने सीरियस ऑब्जेक्शन दिया और उठकर उनका भाषण पढ़िए। वो कोई हिंदुत्व के एजेंडे से नहीं थी, वो आरएसएस की तरफ से नहीं आई थी, उसमें बीजेपी जनसंघ नहीं था। राजकुमारी अमृता कौर ने कहा कि 5-7 साल के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। और एक बात आप सुन लीजिए, मैं आप में हस्तक्षेप नहीं किया। बार बार कहा जाता है कि धार्मिक स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत पूजा पद्धति की स्वतंत्रता है, आप निकाह कैसे करेंगे इसकी स्वतंत्रता है, पूजा की पद्धतियां कैसे होंगी, लेकिन एडॉप्शन, बच्चों का एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, उत्तराधिकार, मैरिज और डिवोर्स, ये सेकुलर इश्यूज हैं। दुनिया के मुस्लिम देशों ने 22 मुस्लिम देशों ने शरीयत कानून में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संशोधन किया है। सुन लीजिए, और पाकिस्तान के अरे सुन लीजिए ना, हिंदुत्व मत कीजिए, हिंदुत्व तो राष्ट्रवाद है। अरे आप मेरी बात सुन लीजिए, 2 मिनट 1 सेकंड, दूसरे संविधान की बात, अरे 30 सेकंड सुन लीजिए, फिर झूठ बोल रहे हैं। अरे आप सुन लीजिए, एक देश के दूसरे संविधान हम मानेंगे। अरे संविधान सुन लीजिए ना, आप संविधान से ऊपर नहीं है। आप ना मानिए, 1 मिनट 30 सेकंड में एक अपनी बात कर दूं, आप सुन लीजिए। 1937 में शरीयत, 20 सेकंड में दीजिए। 1937 में जब शरीयत कानून आया, उसके पहले मालूम है नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस NWFP जिसको कहते हैं, जो पाकिस्तान में चला गया, वहां पर मुस्लिम शरीयत कानून से लोग नहीं गाइड होते थे। 98% जिस देश जहां मुसलमान थे वो सामान्य जो मुख्य धारा के काम था उससे गाइड होते थे। राकेश जी, मैं सवाल आपसे नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन आपके लिए भी है ये सवाल। ये सवाल मेरा सुधांशु जी के। सुधांशु जी, क्या ये सरकार का दायित्व नहीं था, क्या ये सरकार का, मेजॉरिटी की सरकार का दायित्व नहीं था कि जब आप लॉ कमीशन की वेबसाइट पर 16 सवाल पूछे फैमिली लॉस को लेकर, तो बाकी जो माइनॉरिटी है, बाकी जो वर्ग है, उनके अंदर भी ये विश्वास जाए कि ये सरकार हमारे खिलाफ नहीं है? ये भाव क्यों गया कि पूरा का पूरा मुस्लिम तबका खड़ा हो गया एक साथ और कहने लगा कि ये हमको टारगेट किया जा रहा है, हमारे कानूनों में छेड़छाड़ की जा रही है? हिंदुओं के लिए एक सवाल, क्रिश्चियनिटी के लिए एक सवाल, उनका कहना है कि 14 सवाल हम पे दाग दिए गए। आप हमारे शरीयत कानून के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, यहां पर विषय कॉमन सिविल कोड था ही नहीं। सरकार ने जो प्रस्तुतिकरण रखा, जो अभी राकेश सिन्हा जी ने कहा, विषय था लैंगिक असमानता का विरोध, यानी जेंडर वो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया आपने। मैं ये लॉ कमीशन की बात कर रहा हूं। सरकार का मूल उद्देश्य ये है, मैं लॉ कमीशन की बात कर रहा हूं। अब उस पर भी मैं आता हूं, मैं उस पर उत्तर दे रहा हूं। सुमित जी, देखिए, जब एक नया देश नई व्यवस्था में बनता है तो उसमें तमाम नए कानून लागू होते हैं। उन्हें हम धार्मिक चश्मे से देखें तो मैं पूरी विनम्रता से पूछना चाहता हूं मुस्लिम भाइयों से कि आपको तो यह लगता है कि तलाक ऐसे होना चाहिए या वैसे? तलाक का कॉन्सेप्ट तो है इस्लाम में, अरे हिंदुत्व में तो तलाक का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मूल हिंदू वैचारिक दर्शन में जो हमारे याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति, पाराशर स्मृति, पारस्कर ग्रह सूत्र, बोधायन ग्रह सूत्र, तलाक का कॉन्सेप्ट ही नहीं। हमारे यहाँ 7 जन्म का साथ माना जाता है, जन्म जन्मांतर का साथ है, फिर भी हमने तलाक एक्सेप्ट किया। आप थोड़ा सा मान्यताओं में ये कहा जाता है, इसलिए ये मत कहिए कि एक रिलीजन पे दूसरा किया जा रहा है। दूसरी बात, अल्फाज है, आप थोड़ा सा डाइवोर्स में अगर हमारे यहाँ देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवोर्स, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन, आप इस तरह का संबंध विच्छेद, डाइवोर्स, तलाक, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अरे हमें बोलने दीजिए ना, आप बोल रहे हैं, मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा। शाहिद साहब मैं आपको मौका दूंगा, मोहम्मद शाहिद ने मौका दूंगा, मोहम्मद शाहिद ने मौका दूंगा आपको। मोहम्मद शाहिद, आप लगातार बोल रहे हैं, बोले दीजिए, आपको मौका दूंगा। एक तो आप एक विचारधारा के 2 लोगों को शामिल करते हैं, मुझे इस पर भी बड़ा। अरे मोहम्मद शाहिद, प्रणब झा, असगर अली, 3 एक आदमी एक विचारधारा के लोग बैठे कि नहीं बैठे हैं? क्या बात कर रहे हैं शाहिद साहब? और आप क्या कमजोर मानते हैं अपने आप को कि एक विचारधारा के 2 लोग बैठ गए तो मोहम्मद शाहिद मुकाबला नहीं कर पाएगा? मोहम्मद शाहिद की पार्टी है, मोहम्मद शाहिद की विचारधारा इतनी कमजोर है कि सुधांशु त्रिवेदी और राकेश सिन्हा से लड़ नहीं सकती। अजीब बात कर रहे हैं आप। क्या मोहम्मद शाहिद, अगर आप सुनिए मोहम्मद शाहिद ये कोई सरप्राइज आइटम नहीं दिया है। आप सुमित तमाम पैनल पे जो लोग आए पूछ के आते हैं कि कौन कौन पैनल पे आ रहा है, किस किस से बात कर रही है, कौन कौन होगा, और आपको लगता है कि पैनल डिस्पेरेंस तो मत आया करिए। मैं तो खुला बोल रहा हूं आपसे, अगर डिस्पेरेंस कर रहे होते तो असगर अली क्यों बैठे होते,
प्रणब झा क्यों बैठे होते? अरे इनके पास तर्क ही नहीं है आपके पास। आप तर्कों में गिराइए ना मुझे, आप तर्कों में गिराइए और कहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बकवास है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जस्टिस हुसैन मोसादी ने 30 अप्रैल 2012 को जो जजमेंट दिया, पढ़ लीजिए। हुसैन मोसादी इस्लाम के स्कॉलर हैं, इस्लाम को मानते हैं। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के न्यायाधीश उनके जजमेंट को पढ़ लीजिए। देश के लोगों को डराना चाहते हैं। हुसैन मोसादी तो नहीं डराया, हुसैन मोसादी तो न्यायाधीश है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के। 30 अप्रैल 2012 को उन्होंने एक जजमेंट दिया जिसमें ट्रिपल तलाक को गलत बताया, एडॉप्शन पर अलग बात कही। हुसैन मोसादी को तो हिंदुत्व से मत जोड़िए। राकेश जी आप इतने उग्र हैं आज, एग्रेसिव है, मैं आपसे पूछता हूँ। चलिए सुधांशु जी मैं आता हूँ। हिंदुओं में भी तमाम कुरीतियां हैं, हिंदुओं में भी तमाम कुरीतियां हैं। आज भी तमाम ऐसे मंदिर हैं जहां पर महिलाओं के जाने पर रोक लगी हुई है। एक लड़की पूरा मूवमेंट चला रही है महाराष्ट्र में, महिला, क्यों नहीं खड़े होते हम लोग उसके साथ? एकदम बहुत अच्छा आपने सवाल क्यों नहीं खड़े होते उसके साथ? सुमित जी, क्यों कानून नहीं लेके आते? क्यों नहीं लॉ कमीशन रिकमेंडेशन पूछता है? सुमित जी, कानून किसके साथ है? जिस महिला को रोका जाता है, जिस दलित को रोका जाता है, कानून और समाज उसके साथ खड़ा होता है। सवाल यहाँ जेंडर पैरिटी की है, जेंडर इक्वलिटी की है। सवाल है साहबानों पैदा होने पर है। यदि किसी हिंदू महिला के हम विक्टिमाइज करते हैं, सी कैन अप्रोच टू द कोर्ट। कोर्ट का फैसला हमें मानना पड़ेगा। साहबानों के मामले में कोर्ट का फैसला, मैं फरहा परवीन की बात बताता हूँ। फरहा परवीन ने क्या किया? चिकन बनाया, उसका एक कढ़ी लेकर अपनी बेटी को खिला दिया, और सलीम ने कहा तुमने मेरी मां को नहीं देके बेटी को दिया, ट्रिपल तलाक देके वापस। कोई कानून नहीं, कोई सर्वोच्च न्यायालय नहीं। अरे एक महिला के साथ भी यदि अन्याय होता है तो सेकुलर डेमोक्रेसी में उसको बर्दाश्त नहीं किया जाए। ये तर्क, ये जवाबदेही भी आपके ऊपर बनती है सुधांशु जी, कि आप महिलाओं के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं, महिलाओं के बहाने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं 3 तलाक के बहाने। सुधांशु त्रिवेदी, और वो एफिडेविट में बहुत साफ होता है। सुमित जी, मैं पूरी विनम्रता से कहता हूं, आप हमारा तर्क मत मानिए। मैं शाहिद साहब से भी कहता हूं, और जो हमारे असगर अली साहब बैठे उनसे भी कहता हूं, अगर आप पर्सनल लॉ चाहते हैं तो मानिए ना, फिर पूरा पर्सनल लॉ मानिए। फिर आप क्रिमिनल में क्यों नहीं मानते? फिर आप कहिए कि चोरी करे तो हाथ काट दिए जाने चाहिए, आप कहिए शराब पीता हुआ दिखाई पड़े तो कोड़े पड़ने चाहिए। ये क्या बात होती है? और हम ब्याज नहीं लेंगे, मौसीकी कुफ्र है, चित्रकारी कुफ्र है, सब तो हम मानेंगे, तब पे तो कॉमन सिविल कोड मानेंगे क्रिमिनल में। जबकि मेरी समझ के हिसाब से पाप पुण्य अच्छे बुरे कर्म में धर्म का महत्व अधिक है बजाय जमीन जायदाद। जवाब दीजिए, मगर असगर अली जवाब दीजिए, हमें मानेंगे। अब जवाब दीजिए, असगर अली जवाब दीजिए, पूरा ईमान, असगर अली जवाब दीजिए, इन टोटलिटी एक्सेप्ट करिए। असगर अली जवाब दीजिए सुधांशु जी की बात का, मुझे ब्रेक पे जाना है। असगर अली, देखिए, ये तो आप लोग ऐसे यहाँ डिबेट शुरू किए हुए हैं जैसे लगता है कि एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रैक्टिस हो रही है। न ये कि कोई बात अच्छी तरह से जनता के सामने आए, हुकूमत के सामने आए, वो तरीका अपनाइए। पहले से लगता है कि आप खार खाए बैठे। इस वक्त आवाज़ साफ आ रही है, मैं बात कर रहा हूँ, आपने इतने कमेंट शुरू कर दिए और ऐसे किया, तो आप लगता है कि कोई ऐसी चीज मूड बना करके बैठे हैं कि फलां को नीचा दिखाना है, फलां को ये करना है। सुनिए, जवाब जो है, आप जिस हद तक हमको संविधान में, मुस्लिम पर्सनल लॉ में जिन चीजों में हम मुत्तफिक हुए हैं कि इन चीजों पर हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या यहाँ का संविधान हमको जिस चीज की इजाजत देता है कि हम पर्सनल तौर पर मुसलमान या हिंदू अमल करेंगे, उसमें आप इंटरफेयर कर रहे हैं, आप दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, उसको आप कहां बर्दाश्त करेंगे? और जिन चीजों पर गवर्नमेंट ने मान लिया, हमारे संविधान ने मान लिया, तलाक ने कहा, 2 चीजें ब्रेक में जा रहा हूं, जाने के साथ स्पष्ट कर दूं। आइए ना, पहले उसको असगर अली साहब, जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो मैं ये नहीं मानता कि हम ये कह रहे हैं कि इस्लाम मानने वालों को हिंदुओं के धर्म को फॉलो करना पड़ेगा। वो एक कॉमन लॉ बनेगा जिसमें तमाम धर्म के लोगों की अच्छी बातों को जोड़कर एक कानून बनाने की कोशिश की जाएगी, उसके तहत उसको मानना होगा, जो मुझे समझ में आता है। लेकिन मेरा तो सवाल आज भी वही है, जब देश एक है, संविधान एक है, तो कानून एक क्यों नहीं होना चाहिए? संविधान बड़ा या धार्मिक ग्रंथ? ब्रेक के बाद असदुद्दीन ओवैसी भी मेरे साथ होंगे, बने रहिए, हम तो पूछेंगे के साथ। एक बार फिर आपका स्वागत है। हम तो पूछेंगे में आज बहस चल रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, सामान्य नागरिक संहिता को लेकर। अभी तक के जो जवाब आए हैं एसएमएस के, मैं आपको दिखा देता हूं। डिबेट को आगे बढ़ाऊं उसके पहले हमारा सवाल था कि क्या 3 तलाक जैसी परंपराओं को खत्म कर समान कानून बनना चाहिए?
हजारों की संख्या में एसएमएस पहले से ही आ चुके हैं। 90% लोग हाँ में जवाब देते हैं कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। 90% लोग। इसी नोट पर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जफरयाब जिलानी साहब सदस्य हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में ओवैसी साहब भी हमारे साथ होंगे। सुधांशु त्रिवेदी और राकेश सिन्हा और प्रणव झा बने हुए हैं। जफरयाब जिलानी साहब, मैं ये सवाल जब से लॉ कमीशन ने अपने 16 सवाल डाले हैं तब से जानना चाह रहा हूं। जब संविधान ये कहता है कि आर्टिकल 44 के तहत जब वक्त आए तो देश में एक समान कानून सबके लिए बनना चाहिए, उसके तहत अगर एक रायशुमारी की प्रक्रिया शुरू की जा रही है तो ऐसा क्यों लगता है पूरी की पूरी मुस्लिम जमात को जो आज इकट्ठा हुई दिल्ली में, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कि वो वक्त अभी नहीं आया है, अभी हमको वो अधिकार नहीं मिले हैं कि समान कानून की तरफ हम आगे बढ़ें? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? देखिए, संविधान दोनों बातें कहता है, आप एक ही बात क्यों देख रहे हैं? संविधान ये भी कहता है आर्टिकल 25 में कि हर शख्स को उसको मजहब को फॉलो करने का, प्रैक्टिस करने का अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है कि इस अधिकार को नहीं दिया जा सकता है, इसमें कोई तब्दीली कोर्ट आप नहीं बहुत कर विद्वान सकता जिलानी है। साहब, ये तो बताइए क्या जो हिंदू कंजर्वेटिव जो कहते हैं सती प्रथा को हम अपनाएंगे, आप यहाँ समर्थन करेंगे? कहीं नहीं, सती को लागू करो, चूंकि वो हिंदुओं का भी वर्ग है। जब रूप कमर को सती हुई हिंदू थी, धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के आप एक बात देखिए, दोनों बात नहीं कहिए। वो फैसला करेंगे। आर्टिकल 25 सिर्फ हम आपका हिंदू नहीं धर्म को कमेंट है, नहीं कर धार्मिक सकते। स्वतंत्रता तो सबका है। यदि धर्म के नाम पर सती का समर्थन करेंगे, तो जिस हलाला धर्म के की बारे है में उसी बता धर्म दीजिए। के वाले तय करेंगे, आप भी तय करेंगे। जो धर्म है उसी धर्म के मानने वाले तय करेंगे। पुरुषों के बराबर क्या अधिकार उनका मिल धर्म जाना, है? यदि इस्लाम ये दूसरे धर्म को इजाजत नहीं है, तो अन्याय ये होना सुप्रीम कोर्ट चाहिए। कह रहा है बार बार। आप मुझे बता दीजिए हलाला क्या है? सुप्रीम कोर्ट देश की जनता यही जानना, कहता बहुत है। लोग नहीं जानते हैं। जिलानी साहब बता दीजिए, आधुनिक युग में हलाला चलना चाहिए? आधुनिक युग जो है इस्लाम के लिए हर युग आधुनिक है। 1400 साल पहले जो इस्लाम ने राइट्स दिए हैं, 14 साल पहले से उसके पहले आपके लिए वो पुराना होगा, हमारे लिए आधुनिक है। हलाला बताइए, हम अपने IBN 7 के संविधान कहता है। चैनल के संविधान हर शख्स को हलाला राइट कितना देता उपयोगी है। चीज है? आप हमारे स्टेट पर हमला नहीं बोल सकते। हमला नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपको कोई हक आपसे नहीं है शिक्षा लेना कि चाहता हूँ, आप मुझे नहीं इस्लाम मालूम धर्म पर है। हमला बोले। हलाला ये संविधान के खिलाफ नहीं, होगा। पर इस देश में जिलानी साहब कानून में तब्दीलियां आई वक्त के साथ साथ, जैसे सती नहीं आ प्रथा सकती। खत्म हुई, मजहब जैसे के दहेज मजहब का प्रथा को राइट लेके जो है, कानून बना, वो संविधान बाल में विवाह पकड़ को के लेके रखा है। कानून बना, और सुप्रीम कोर्ट कह चुका है अरे सुनिए ना, स्ट्रक्चर है ये, इसको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? अरे आप संविधान से ऊपर है क्या? आप कहाँ से लेके ये कैसे आप तय कर सकते हैं? संविधान कह रहा है, संविधान हिंदुस्तान की संविधान के अंदर 100 संशोधन हो चुके हैं। उसी संविधान में 100 संशोधन हो चुके हैं। प्रणव झा, संविधान में 100 संशोधन हो चुके हैं और कम से कम इस मामले में नहीं होना चाहिए। क्या आप भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात को मानेंगे? प्रणव झा, ग्रुप का केस है, 4 मुकदमे हैं। कांग्रेस की बात सुनिए, कांग्रेस की बात। प्रणव झा का जवाब देंगे सुधांशु त्रिवेदी। मैं धैर्यपूर्वक सुन रहा था अपने वाकपटु मित्र सुधांशु त्रिवेदी जी की और राकेश सिन्हा जी की भी, तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, बड़ा विडंबना है ये देखें कि दो ऐसी संस्थाएं, दो ऐसी पार्टियां जो घोर नारी विरोधी हैं, जो जिन्होंने कि हमेशा नारी के के अधिकारों का विरोध किया है, खुश होना चाहिए कि नारी के विरोध के हिमायती बन रहे हैं। आप ये देखें कि आपको तो खुश होना चाहिए, अपनी लाइन बदल रही है। अगर आपको लगता है तो हमारे नारी विरोध का एक उदाहरण दे दीजिए। मैंने यही कहा था, मैंने यही कहा था, हमारे नारी विरोध का उदाहरण दीजिए, ऐसे मत बोलिए। मंशा पर हमेशा ऐसा मत बोलिए। राजीव गांधी ने घुटना टेका था सावानों के मामले में, 2/3 बहुमत लेकर राजीव गांधी ने कट्टरपंथियों के सामने आत्मसमर्पण किया था। नेहरू ने आत्मसमर्पण किया, हिंदू कोड नहीं लाए और यूनिफॉर्म कोड नहीं लाए। ये नेहरू गांधी डायनेस्टी का परिणाम है। क्या बात कर ले, मैं तमाम बातों का जवाब दूंगा। सुनिए, मैं तमाम बातों का जवाब दूंगा, बारी बारी से बात कर ले। एक बार में एक आदमी को ही सुन सकते हैं। मैं ये कह रहा था कि आपकी मंशा पे शक है। आप ये देखें, एक एक करके पिछले 2.5 साल में आपके जितने कदम रहे हैं वो अक़लियत विरोधी रहे हैं, गरीब विरोधी रहे हैं, आरक्षण विरोधी रहे हैं। समय समय पर आप जो है लोगों का विश्वास खो देते हैं। मैं कह रहा था कि अगर आप किसी एक आदमी से, मुसलमान से पूछे तो वो भी तरक्की पसंद है, वो चाहता है कि आज के माहौल में वो देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। लेकिन आप ये देखें, सरकार ने एक अनाउंसमेंट किया था बजट में कि वो इस्लामिक बैंक बनाएगी। जी, आप जानते हैं इस्लामिक बैंक क्या होता है? और वो इस्लामिक बैंक शुरू भी हो गए। इस देश में पहला इस्लामिक बैंक काम कर रहा है, आप जानते हैं ना प्रणव भाई? जी, ये आपकी सरकारों ने नहीं किया 56-58 सालों में।
हमारी सरकारों ने अन्य बहुत काम किए जिसकी वजह से आज हम बैठे हैं और डिस्कशन कर रहे हैं। सुमित भाई, इस पे हम हमेशा डिस्कशन कर सकते हैं। जो गैर इस्लामिक होने के बावजूद भी इस्लामिक बैंक लेके आया। आप ये जो कह रहे हैं ना कि मुसलमान डरे हुए हैं, मुसलमान घबराए हुए हैं, ये आप किस बेसिस पे कह रहे हैं? कौन सा सर्वे आपने कराया? सुमित बताइए। मुझे नहीं लगता कि अब ये ऐसा माहौल हो कि एक बंगाली बैंक हो, एक ब्राह्मण बैंक हो, भूमिहार बैंक हो, एक मुसलमान बैंक हो, यूनिफॉर्म बैंक हो, सबके लिए बैंक हो। हमें अलग अलग बैंक तो है सबके लिए नहीं है, हमें बैंक तो है सबके लिए, समय है सब। हम एक खास वर्ग के लोग उन बैंकों में नहीं आते, ये भी एक चीज सुधांशु जी जवाब देना चाहते हैं। सरकार का और आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से आज आप ये देखें, टेलीविजन मैं रेगुलेट करता हूं, मैं देखता हूं टेलीविजन अपनी पार्टी के लिए। आज जो दो मुख्य बहस है इस देश में वो ये है कि जो पुतला दहन है जेएनयू में वो सही है या गलत है, और आज एक हम डिस्कशन कर रहे हैं वो ट्रिपल तलाक पे कर रहे हैं। हालांकि अखबार मुस्तैदी से अपना काम कर रहा है, रिपोर्टर लिख रहे हैं, हम विपक्ष में बैठे, हम विपक्ष का काम कर रहे हैं और आप अपनी जिम्मेवारी बहरहाल निभा रहे हैं। प्रणव जी, ये सामाजिक प्रश्न है, सामाजिक दर्शन का सवाल है। नेहरू जी ने हिंदू कोड बिल पर सुधांशु त्रिवेदी, 30 सेकंड, नेहरू जी ने 41 से 51 तक, 51 से 54 तक, सुधांशु त्रिवेदी 6 साल तक हिंदू कोड बिल पर बहस हुआ, तो क्या नेहरू जी ने अन्याय किया था देश के साथ? 43,000 आज यदि मुस्लिम पर्सनल लॉ पे बहस हो रही है तो होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक प्रक्रिया में बहस हो रही है, किस पर थोपा जा रहा है? जिलानी साहब अपनी राय दें, मुस्लिम संगठन अपनी राय दें, लेकिन राजनीति तक चलाने की बात मत कीजिए जिलानी साहब। जी सुधांशु जी उसके बाद देखिए, प्रणव जी ने अभी बड़ी अच्छी बात कही कि अलग अलग बैंक नहीं होना चाहिए, पर मैं याद दिलाना चाहता हूं प्रणव जी, आप ही की सरकार थी जिसने यूपीए 1 ने कहा था, बैंकों को निर्देश दिए थे कि अगर गरीब लोगों को लोन देना है तो पहले मुस्लिम समुदाय को दिया जाए। देश को आगे लेके चले सुधांशु जी, आपकी सरकार बहुत बड़ी जिम्मेवारी, बहुत बड़ा मैंडेट दिया है लोगों ने आपको। देखिए, यहाँ पर विषय आगे लेके चले देश को। प्रणव जी, आप देखिए, कांग्रेस पार्टी के मुंह से बात शोभा नहीं देती, जिसके प्रधानमंत्री ने ये एलानिया तौर पे विज्ञान भवन की कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। अरे देश के संसाधनों पे एक समुदाय कहां का, देश के संसाधनों पे हक है, तो दलित, वंचित, शोषित, गरीब आदमी का हक है, जो हमारी सरकार ने करके दिखाया कि जो माइनॉरिटी है, जो कमजोर है, जो हाशिए पे रह गए, उनके लिए भी अधिकार होना चाहिए। माइनॉरिटी नहीं, उन्होंने मुस्लिम कहा था। मैं इस बात के ऊपर पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, अगले और अगर आप माइनॉरिटी भी कहते हो तो कोई माइनॉरिटी मेजॉरिटी का हक नहीं होता, हक होता है तो गरीब का होता है, गलत है, तथ्य को गलत तरह से पेश कर रहे हैं, शोषित का होता है। पूरा और वक्तव्य निकाल कर देखें, पूरा वक्तव्य नहीं है, कहा कि देयर शुड बी अ मुस्लिम जिम्मेवारी है ये। लोकसभा में आपने कहा, राज्यसभा में अध्यक्ष के विरोध के बाद आप पीछे हटे। आपकी सरकार ने, मैं वही बात लेके आना चाह रहा था, कही आपकी सरकार ने अलीगढ़ छोड़ दीजिए उस विषय को, हर पार्टी इस पे जाएंगे तो बहुत, और ये मैं हर पार्टी के लिए बोल रहा हूँ, इसलिए कितना ज़फरयाब जिलानी साहब वो विषय छोड़ दीजिए। अब मैं इसके ऊपर आ रहा हूँ, सुनिए सुमित जी, मैं बात पूरी कर लूँ, मैं पिछली बारी बात नहीं, सुधांशु जी आप पूरी करिए। देखिए, जहां तक मुस्लिम समुदाय के हक की बात है तो मैं सिर्फ एक उदाहरण देता हूं, प्रणव जी को और जफरयाब जिलानी जी को। लंबे समय तक जिस पार्टी को जहां हुकूमत करने का मौका मिले उससे असलियत पता चलती है। गुजरात में मुसलमान है 7.8%, सरकारी सेवाओं में है 8%, उत्तर प्रदेश में 18%, सरकारी सेवाओं में 2%, बंगाल में आबादी में 27% और सरकारी सेवा में 1.8%। ये है आपकी असलियत। हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और, केवल गरीबों गुर्बत और मजलूमियत में झोंक के रखिए और उनका भया दोहन करके करते रहिए। जफरयाब जिलानी साहब से पूछूंगा, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य के साथ साथ बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के सदस्य भी हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य के रूप में इनका कहना यह है कि धार्मिक मामलों में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, 100 रुपए का मुआवजा भी नहीं मिलना चाहिए शाहबानों को अगर इस्लाम के खिलाफ है। भगवान राम करेगा, इतना भारी अपनी बात को मेरी मुंह मत ठूसिए। दो संप्रदायों के बारे में, एक में कोर्ट इतना भी नहीं बोलेगा, दूसरा में भगवान कहां पैदा हुए ये भी कोर्ट तय करेगा। वाह, जिलानी साहब वो गनीम जायदाद का झगड़ा है। आपने मस्जिद पर कब्जा किया, कोर्ट तय कर चुका है कि वहां मूर्तियां रखी गई 49वें, वहां भगवान राम की पैदाइश के सबूत आपको देना होगा, वरना आपकी बात ही मानिए। आप चुनौती मत दीजिए जिलानी साहब। इस देश आपको डराते हैं, आपको मैं डरता हूँ क्या? आपके हर चुनौती में सुधार है। आपको इतनी आजादी मिल गई कि आप हिंदुओं को का अपमान कीजिए। वो आपका ऐसा नहीं है, संस्कृति है, हमने जंग आजादी में हमने ज्यादा कुर्बानी दी
और भगवान राम से पुराना है। और एक सवाल का जवाब दीजिए, दुनिया में सिर्फ 5 ऐसे मुस्लिम देश भारत है, सऊदी अरबिया है, जहाँ शरीयत कानून में परिवर्तन नहीं हुआ है। कहेंगे 22 मुस्लिम देशों ने शरीयत कानून में बदल दिया, क्या मुसलमान नहीं रह गए? क्या टर्की मुसलमान नहीं है? मुस्लिम कंट्री है, सिंगापुर ने परिवर्तित किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अली बोगरा को महिलाओं ने नहीं छोड़ा ट्रिपल तलाक पर। अली बोगरा के इशू पर 56 में ट्रिपल तलाक दिया और मुसलमान महिलाओं ने सड़कों पे आकर उसका विरोध किया। जिलानी साहब जवाब दीजिए ना। ऐसा हर बात आप गलत कहते हैं। अवस्थी जी मैं इस तरह नहीं जिलानी साहब क्यों बोल रहे हैं? क्या है क्या हम बोले तो बोले? जिलानी साहब आप मुझे बोला कीजिए। जिलानी साहब मैं आपके डिबेट में इस तरह नहीं शरीक हो सकता हूँ। जिलानी साहब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कंट्रोल नहीं करते, मेरे पर पाबंदी लगाते। नहीं मैंने कहा पाबंदी लगाई, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, उनको भी मना कर दिया कि चुपचाप बैठे हुए हैं। आप मुझसे कह रहे हैं जिलानी साहब टाइम जाया नहीं करते, मैं सीधा आपसे पूछता हूँ। बहुत से मुल्कों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया हुआ है, आप तो जानते हैं, अच्छे से जानते होंगे। मैं चाहूँ तो नाम भी गिना सकता हूँ कौन कौन से मुल्क है। नहीं कोई जरूरत याद नहीं, मैं जानता हूँ दुनिया में बहुत से मुल्कों में होगा। हाँ है ना, अच्छे पढ़े लिखे मुल्कों में जो डेवलप्ड कंट्री कहलाती है, अमेरिका जैसी, फ्रांस जैसी, जर्मनी जैसी, हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकता? अब उनको देखिए इसलिए नहीं हो सकता है कि हिंदुस्तान में जब जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई तो सबको ये अश्योर किया हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने कि सब लोगों को मजहबी आज़ादी होगी, और यही बात संविधान में लिखी गई कि सबको मजहबी आज़ादी होगी अपने अपने मजहब पर प्रैक्टिस करने की, और प्रैक्टिस में पर्सनल लॉ आता है। तो आर्टिकल 25 को रखा गया। आर्टिकल 25 के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये संविधान में सेकुलर स्ट्रक्चर का बेसिक स्ट्रक्चर है, ये इसको कोई अमेंड नहीं कर सकता। हम यही कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंटरप्रेट किया है कि सभी धर्मों के पर्सनल लॉ, हिंदू धर्म का पर्सनल लॉ, ट्राइबल्स का पर्सनल लॉ, मुसलमानों का पर्सनल लॉ, ये सब प्रोटेक्टेड हैं। इसलिए हमारा ये कहना है कि जो संविधान की परिभाषा संविधान में तो एक देश में की परिभाषा सुप्रीम कोर्ट एक देश में एक कानून फॉलो करें, और ये बात सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। एक देश में एक कानून नहीं हो सकता आपके हिसाब से? देश भले ही एक हो, कानून एक नहीं हो सकता, कानून सबके अपने अपने होंगे। हर मसले पर नहीं हो सकता, हर मसले पर नहीं हो सकता, ठीक है। अब बताइए संविधान बड़ा पास किया गया है इस देश में, संविधान से भी बड़ा है, मतलब धर्म, जीएसटी वाला, धार्मिक ग्रंथ संविधान से बड़े हैं, अलग अलग कानून है, संविधान से बड़े धार्मिक ग्रंथ, कानून अलग अलग है, संविधान से बड़े धार्मिक ग्रंथ, संविधान से बड़े धार्मिक ग्रंथ, संविधान से बड़े धार्मिक ग्रंथ। संविधान धार्मिक ग्रंथ से टकराता नहीं है, संविधान खुद धार्मिक ग्रंथ को रिकॉग्नाइज करता है। संविधान का कोई टकराव नहीं। ओवैसी साहब जुड़ गए। ओवैसी साहब शुक्रिया, आपको आवाज आ रही है? ओवैसी साहब को शायद आवाज नहीं जा रही है अभी भी। सॉरी राकेश जी, आप कुछ बोल रहे हैं। मैं एक बात सिर्फ कहना चाहता हूँ, संविधान बड़ा है धार्मिक ग्रंथ, संविधान सभा की बहस, संविधान बड़ा है धार्मिक ग्रंथ। देखिए संविधान बड़ा है, संविधान बड़ा। और सुमित जी मैं आपसे भी असहमत हूं, जब आप इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो आपने कहा गीता कुरान सबसे संविधान ऊपर होना चाहिए। अरे गीता से ऊपर है तभी तो जब हिंदू कोड बिल पर बहस हुई, हिंदू कंजर्वेटिव्स ने उसका विरोध किया, लेकिन सब विरोध, मालूम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विरोध में खड़े थे भारत के राष्ट्रपति, लेकिन देश की आम सहमति बनी कि हिंदू कोड बिल बनना चाहिए। बाद में लोगों ने स्वीकार किया, सती पर कानून बना, कंजर्वेटिव सामने आ गए, हर तरह के कंजर्वेटिव। संविधान बड़ा होना चाहिए, संविधान बड़ा होना चाहिए, संविधान बड़ा होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, ये कट्टरपंथियों की भारत प्रयोगशाला नहीं हो सकती। 1937 में जो शरीयत कानून ब्रिटिश लाए थे, उसके पहले मैंने कहा, ये बात हम क्यों नहीं बोल पाते? ये बात राकेश सिन्हा बोल पा रहे हैं, जिलानी साहब, ये मुस्लिम समाज से क्यों नहीं आती आवाज कि संविधान बड़ा? ये नहीं आएगी आवाज, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। क्यों नहीं आएगी? मैं तो पूछ रहा हूं आपसे। टकराव नहीं है किसी धार्मिक पुस्तक से, ये लोग बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, आज कुप्रचार कर रहे हैं। लिहाजा आप हमसे न एक्सपेक्ट करिए कि हम इनकी उसमें आ जाएंगे। नहीं मैं बिल्कुल बताइए, मैं तो बहस कर रहा हूं, और ये देश की जनता देख रही है, जनता तय करेगी ना। हमारा तो बहस के धर्म का कोई टकराव नहीं संविधान से। ये बता दें, गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, धार्मिक। गोवा में पुर्तगीज का 1867 का कानून लागू है, वहां मुसलमान रह रहे हैं, क्या उनका इस्लाम खतरे में आ गया? आप, गोवा भारत का हिस्सा है ना, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले से वहां से यूनिफॉर्म सिविल कोड है। गोवा में पर्सनल लॉ है। अरे भाई मैं तो कह रहा हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो उसमें ऑप्शंस रहेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक कानून नहीं होता है, उसमें कई ऑप्शंस होंगे। मुसलमान है तो ये, हिंदू है तो ये, सिख है तो ये, सब हिंदुओं पर आप गलत प्रचार कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब कोई धर्म का कानून। असदुद्दीन ओवैसी साहब, क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं? जिलानी साहब रहिएगा। ओवैसी साहब क्या मुझे सुन पा रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी,
आपका ठीक आ रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी साहब, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? का आवाज नहीं आ रहा। हमको आवाज आ रही है आपकी, अभी आपने जो कहा हम सुन पाए आपको, आपको आवाज आई? सुधांशु जी, बगैर वक्त जाया करें, इस बात का आपको और आपकी सरकार को और आपकी पार्टी को जवाब देना होगा, इसी वक्त पे क्यों लेके आ रहे हैं जब उत्तर प्रदेश में चुनाव है। एक तरफ आप सर्जिकल स्ट्राइक करके कहते हैं कि चेस्ट थंपिंग नहीं होनी चाहिए, आपके डिफेंस मिनिस्टर खुद करने लगते हैं चेस्ट थंपिंग, अपना भी क्रेडिट लेते हैं और उनको प्रधानमंत्री को क्रेडिट देते हैं, फिर आप लॉ कमीशन की बात को लेकर बहस छिड़वा देते हैं इस देश के अंदर। ये अगर पोलराइज करने की कोशिश नहीं हो रही है बीजेपी की तरफ से तो क्या हो रहा है? चुनाव नहीं है तो क्या है ये? सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, ये जो बात कही गई है यह तथ्य के अनुरूप नहीं है सुमित जी। ये सरकार ने जो जवाब दिया है, जब न्यायालय ने सरकार का मत पूछा तो सरकार ने उस पर अपना अभिमत दिया है। यह तो एक प्रक्रिया चल रही है, जो संवैधानिक और न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, उसके एक चरण के तहत यह जवाब दिया गया है। इसको चुनाव से जोड़कर देखना सरासर गलत है। जैसा अभी आपने कहा, अगर हम ये कहेंगे कि फरवरी मार्च में पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, तो हम कहेंगे कि साहब जुलाई में गोवा के चुनाव हैं, तो हम कहेंगे नवंबर में जो हैं गुजरात के चुनाव हैं, फिर हम कहेंगे कि मार्च 18 में कर्नाटक के चुनाव हैं, फिर हम कहेंगे नवंबर 18 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव हैं। तो ये चुनाव की आधार के ऊपर कहने से तो सरकार 5 साल तक जवाब नहीं दे पाएगी। नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए आपने ये किया गया। जो कांग्रेस का इल्जाम है, जो समाजवादियों का इल्जाम है, वो यही इल्जाम है कि सरकार इकोनॉमिक फ्रंट पर, डेवलपमेंट के फ्रंट पर पिछड़ रही है, इसीलिए ऐसे इस तरह के इश्यूज को हवा दी जा रही है। सुधांशु त्रिवेदी, सुमित जी, विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था कौन? भारत। सबसे ज्यादा एफडीआई किसके पास? भारत के पास। सबसे ज्यादा जमीन पर लोगों ने खाते खोले भारत में। 3.4 करोड़ लोगों को मुद्रा बैंक में एक प्रकार से एम्प्लॉयमेंट मिला भारत में। यह सब कुछ किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा हो, उसके बाद उसको इसमें नाकामी नजर आ रही हो, तो भाई हम इसका दृष्टिदोष कहेंगे। और हम क्या कह सकते हैं? सेक्टर का जॉब ग्रोथ जो है आज अपने 7 साल के सबसे न्यूनतम स्तर पर है। ऑर्गेनाइज सेक्टर का जॉब ग्रोथ जो है आज पिछले 7 साल का सबसे न्यूनतम स्तर पर है। इन तमाम मुद्दों पर आप चर्चा नहीं करेंगे। सोच में यही अंतर है। प्रणब झा जी, हमारी आपकी सोच में अंतर है। 2009 के आपने लोगों को व्यवसाय के नाम पर सिर्फ नौकरी के लिए कहा, हमने अपना स्वरोजगार सृजन करने की व्यवस्था सुनिश्चित की है और उसके आधार पर ही हमने लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराया है। तथ्य पता लगे, ये सरकार को ये सूट करता है कि डिस्कशन जो है वो रावण के ऊपर डिस्कशन हो, बीफ के ऊपर डिस्कशन हो। नहीं, प्रणव आई डिफर हियर, प्रणव आई डिफर हियर, प्रणव झा टोटली डिफर हियर। मैं बताता हूं आपको, प्रणव झा है पेशेंस टू लिसन दिस। प्रणव झा, आप ही के छात्र थे जिन्होंने पुतला जलाया जेएनयू में, तो कौन चर्चा का करना चाहता था? कांग्रेस करना चाहती थी, एनएसयूआई करना चाहती थी। अगर आप पुतला नहीं जलाते विजयदशमी के दिन अमित शाह का, नरेंद्र मोदी के चेहरों का, तो कोई बहस नहीं हो रही होती आज इस देश में। दूसरी बात, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तमाम जमात के लोग थे, वो पब्लिक में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर नहीं करते तो आज ये डिबेट नहीं हो रही होती। आज ये डिबेट नहीं हो रही होती। आप लोगों को भी पोलराइज करने में आनंद आता है। प्रणव झा, ये मेरा इल्जाम है आप पे। प्रणव झा, ये मेरा इल्जाम है आपकी पार्टी पे। राहुल गांधी ने अपनी घाट सभा की शुरुआत एक मंदिर में दर्शन से क्यों की? फिर वो अयोध्या में क्यों चले गए मंदिर में? फिर वो दरगाहों में क्यों गए? फिर वो मजारों पे क्यों गए? राहुल गांधी करें तो ठीक है, नरेंद्र मोदी श्री राम का नाम ले ले तो गलत हो जाता है। ये क्या बात है प्रणव झा? जी नहीं, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि दशहरे के दिन सोनिया जी और राहुल जी का पुतला नवाज शरीफ के साथ जलाया गया, क्या आपने अपने चैनल पे दिखाया? बिल्कुल दिखाया। डिस्कशन किया? बिल्कुल दिखाया। जिम्मेवारी नहीं थी? बिल्कुल दिखाया। आपको पता ही नहीं है? बिल्कुल दिखाया। बिल्कुल दिखाया। हुआ भी है। बिल्कुल दिखाया। अपने ट्वीट निकाल कर देखे, IBN 7 के आप स्टोरी दिखाएं, मैं बैठ के देखूंगा आप कहां खबर। अब आपके लिए ये भी करूं प्रणव झा, मैं आपके लिए काम नहीं करता, मेरा अपना दर्शक वर्ग है, मैं कांग्रेस पार्टी के लिए काम नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, समझे आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। एनएसयूआई के 4 लड़कों को आपने इंडोर्स कर दिया। एनएसयूआई के 4 लड़कों को पार्टी से निकाला, नहीं निकाला। संजय निरुपम को पार्टी से निकाला फेक एनकाउंटर बोलने के लिए, नहीं निकाला। राहुल गांधी ने खून की ताल का कमेंट किया, शोकॉज नोटिस दिया, नहीं दिया। आप भी तो वही काम कर रहे हैं। अगर बीजेपी पोलराइज कर रही है तो आप नहीं कर रहे क्या? तो पाकिस्तान का जो पैनलिस्ट नहीं कर रहा है वो कांग्रेस के पैनलिस्ट कर रहे हैं। आप बोलिए ना प्रणव झा, बोलिए, जवाब दीजिए। आप तो मीडिया के बड़े मॉनिटर आपकी पार्टी के हैं। सुमित जी, भारत के टीवी चैनल्स ने पाकिस्तान के पैनलिस्ट को बुलाना बंद कर दिया, चूंकि खून की दलाली करने वाले यहाँ बैठे हुए हैं।
जो पाकिस्तान का डाउन अखबार नहीं लिख रहा है वो राहुल गांधी बोल रहे हैं। प्रणब झा जवाब दीजिए इस बात का। राकेश सिन्हा जी, प्रणब झा, राहुल गांधी क्यों मंदिरों में जा रहे हैं? राहुल गांधी क्यों अयोध्या जा रहे हैं? हनुमानगढ़ी जा रहे हैं? जितना कहना था, क्यों कांग्रेस में कब से पाबंदी है कि मंदिरों में ना जाए, गिरजा में ना जाए? अरे एंटोनी कमेटी की रिपोर्ट पढ़िए, एंटोनी कमेटी ने क्या कहा? तो हम हमेशा जाते रहे मंदिरों में, तुष्टीकरण की नीति के आप जनक हैं। पूरा खानदान में ये नेहरू गांधी खानदान में दरगाह में भी जाते हैं, विभाजित कर दिया, गुरुद्वारे में भी जाते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप कारण हैं। आपको क्यों आपत्ति हो रही है? यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोग धर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं राजनीति के लिए। कृपया करके धर्म को, मजहब को राजनीति से दूर कर दीजिए। तमाम पार्टियों से कह रहा हूं मैं, सुधांशु जी से भी कह रहा हूं, प्रणब झा से भी कह रहा हूं, आप दोनों से कह रहा हूं मैं। जिलानी आप लोग मौके पे मौके पार्टी का इस्तेमाल, धर्म का इस्तेमाल करते रहे। जिलानी साहब से मैं कह दे रहा हूं कि जिलानी साहब महिलाओं को समान अधिकार देने के लिए कोई धर्म के धर्म नहीं करता है। सुरक्षित नहीं रहा, बंद हो गया, हिंदुओं में बहुविवाह बंद हो गया, हिंदू धर्म खतरे में नहीं आया, हिंदू धर्म मजबूत हुआ। इस्लाम मजबूत होगा यदि महिलाओं को समान अधिकार मिलेगा तो। इन्होंने की, हमने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं, पर महिलाओं को समान अधिकार ना मिले इससे क्या दिक्कत है पुरुषों को? ये बड़ी बहस है। आप मुस्लिम समुदाय को बैठ के सोचना चाहिए कि क्यों हजारों की संख्या में महिलाएं सामने आई हैं और 3 तलाक जैसे पुराने कानूनों का, दकियानूसी कानूनों का विरोध कर रही हैं। ये सोचने की बात है आपके समाज के लिए। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड ना मानिए, पर महिलाओं को बराबरी पे लाने में किस बात की दिक्कत है, इस बात का जवाब आपको देना चाहिए। शुक्रिया अदा करूंगा तमाम मेहमानों का। वक्त है एसएमएस के नतीजे यहां पर दिखाने का। कितने जवाब, क्या क्या टोन आई है? क्या 3 तलाक जैसी परंपराओं को खत्म कर समान कानून बनना चाहिए? हजारों की संख्या में एसएमएस आए हैं। 91% लोग बोलते हैं कि हाँ, समान कानून बनना चाहिए। ट्विटर पर 93% लोग बोलते हैं कि समान कानून बनना चाहिए। ट्रांसपेरेंट पोल, ओपन पोल। इसी नोट पर यह बहस लंबी चलने वाली है क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव सर पर है, जहां बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम वोट बैंक है। दोनों पार्टियां, जैसे मैंने बार बार कहा, अपने अपने तरीके से धर्म का इस्तेमाल करती हैं ताकि अपने उल्लू को सीधा किया जा सके। इसी नोट पर आज हम तो पूछेंगे में इतना ही। ब्रेक के उस पार जरूर देखिए किशोर आजवानी के साथ 100 बात की एक बात। शुभ रात्रि।